सेनेटर बर्नी सैंडर्स फिर इजराइल की आलोचना कर रहे हैं और मैं यहूदी हूं वाली दलील से अमेरिका से यहूदी राष्ट्र को हथियार बिक्री रोकने की मांग कर रहे हैं। वॉशिंगटन में बहस के बीच एक नई स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट बताती है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी अब भी आतंकवाद को फंड और बढ़ावा दे रही है, जबकि उसने इसे रोकने का वादा किया था। आइए आज की जुडिकेशन में इस पर चर्चा करते हैं। वर्मोंट के सेनेटर बर्नी सैंडर्स अपने यहूदी होने का हवाला देकर ऐसी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं जो इजराइल को नुकसान पहुंचाएंगी। आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, है ना? जब मैं यहूदी हूं वाला कार्ड कहता हूं। आप इन्हें पूरे सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। वे ऐसी बातें कहते हैं जैसे एक यहूदी होने के नाते मैं इजराइल का समर्थन नहीं करता। एक यहूदी होने के नाते मुझे लगता है कि इजराइल बुरा है, और भी बहुत कुछ। ये लोग मैं यहूदी हूं वाला कार्ड ऐसे दिखाते हैं जैसे सिर्फ यहूदी होने से वे इजराइल और मध्य पूर्व के विशेषज्ञ बन रहे हों। द गार्जियन के ओपैड में सैंडर्स लिखते हैं, मैं गर्वित यहूदी अमेरिकी हूं, और अपने परिवार के होलोकॉस्ट इतिहास का जिक्र करते हैं। दूसरे शब्दों में, वो जरूर यहूदी लोगों के विशेषज्ञ या प्रतिनिधि होंगे क्योंकि उनका परिवार हॉलोकॉस्ट में था। अगर वो यहूदी हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर हैं, तो वे जो भी कहें सब सही माना जाएगा। और फिर सैंडर्स ने क्या किया? उन्होंने कहा कि अमेरिका को इजराइल को हथियार बेचना बंद करना चाहिए। आइए इस क्लिप को देखें। और यही वजह है मिस्टर प्रेसिडेंट कि मैं आज अस्वीकृति के 2 संयुक्त प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। कांग्रेस के पास हथियार बिक्री रोकने का यही एक औपचारिक तरीका है। अब सैंडर्स के ओपैड पर वापस चलते हैं। जैसा कि डॉक्टर रेनाट हराश, जो कि ऑनेस्ट रिपोर्टिंग मीडिया वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशन से हैं, ने समझाया, सैंडर्स मानते हैं कि इजराइल को हमास के हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार था, जिसमें 7 अक्टूबर 2023 के हत्याकांड का जिक्र है। लेकिन वो तुरंत अपनी बात बदलकर तर्क देते हैं कि इजराइल फिलिस्तीनी लोगों पर जबरदस्त विनाश का युद्ध कर रहा है, और जिसे विशेषज्ञों ने सही रूप से नरसंहार करार दिया है। ये सेनेटर सैंडर्स के शब्द हैं। अब वास्तव में ये जांच नहीं की जाती कि ये विशेषज्ञ कौन है, और ना ही नरसंहार के कानूनी मानक पर कोई चर्चा होती है, जिसमें किसी समुदाय को नष्ट करने की स्पष्ट मंशा का प्रमाण होना चाहिए, न कि केवल युद्ध के दौरान मारे गए नागरिकों की संख्या को बहुत अधिक मान लेना। प्रतिस्पर्धी कानूनी आकलन नजरअंदाज होते हैं। आरोप लगाया जाता है, दोहराया जाता है, और फिर उसे नीति की नींव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हराश कहते हैं कि वही ओपेड एक ही लाइन में यह भी नोट करता है कि हमास ने 1200 से अधिक निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या की और सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया। लेकिन इसे वजह नहीं, सिर्फ पृष्ठभूमि माना जाता है। उस नरसंहार को स्वीकार किया जाता है जिसने युद्ध शुरू किया, लेकिन फिर उसे ऐसे अलग कर दिया जाता है जैसे इजराइल की प्रतिक्रिया बिना कारण हुई हो। वहां से सैंडर्स नीति की ओर बढ़ते हैं और घोषणा करते हैं कि वो इजराइल को हथियार बिक्री रोकने के लिए सेनेट में 2 संयुक्त अस्वीकृति प्रस्तावों पर मतदान करवाएंगे। एक प्रस्ताव $151 मिलियन के 1000 पाउंड बमों को निशाना बनाता है। दूसरा $295 मिलियन के बुलडोजरों को रोकता है। वो तर्क करते हैं कि ये रक्षात्मक हथियार नहीं है, ये जातीय सफाई के उपकरण हैं। पिछले हफ्ते सेनेट में मतदान हुआ था, लेकिन वो पारित नहीं हुआ। भगवान का शुक्र है। ध्यान देने योग्य है कि 40 डेमोक्रेटिक सेनेटरों ने बिल का समर्थन किया था। इससे सबको समझ आ जाना चाहिए कि आजकल अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का इजराइल पर क्या रुख है। कितना दुखद है। अब सैंडर्स की हथियारों पर टिप्पणियों पर लौटते हैं। हराश कहते हैं कि यह प्रस्तुतिकरण पूरी तरह से एक गंभीर गलत बयानी है। सैंडर्स जिन हथियारों की निंदा करते हैं वे आधुनिक युद्ध में सामान्य हैं, और इन्हें खास तौर पर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये हमास के मजबूत ठिकानों पर सटीक हमले करने की अनुमति देते हैं। दूसरे शब्दों में, सैंडर्स दावा करते हैं कि उन्हें गाजा में रहने वाले अरबों और मुसलमानों की चिंता है। सच में? तो अरबों की जान बचाने के लिए आप चाहते हैं कि इजराइल को सटीक हमलों के लिए हथियार न मिले? क्या आप कह रहे हैं कि इजराइल अब गैर सटीक हथियार इस्तेमाल करे? बिल्कुल, इससे गजा में और ज्यादा हताहत होंगे। क्या यही बर्नी सैंडर्स चाहते हैं? या शायद वो कह रहे हैं कि इजराइल को जवाब नहीं देना चाहिए? माफ कीजिए सेनेटर,
हम आतंकवादियों को खुलेआम घूमने नहीं देंगे। 7 अक्टूबर फिर कभी नहीं होगा। एक और वजह कि मैंने इसे इस शो जुडिकेशन में उठाया, यहां सेनेटर सैंडर्स का हाल ही का एक ट्वीट है। वो कहते हैं ये सिर्फ गाजा, ईरान और लेबनान की बात नहीं, जिसे वो वेस्ट बैंक या जुदिया और सामरिया कहते हैं, अक्टूबर 2023 से। सैंडर्स के अनुसार इजरायली सैनिकों और बसने वालों ने 1071 पैलेस्टीनियंस को मारा, 6000 से ज्यादा घर गिराए, 200 अवैध आउटपोस्ट बनाए और अब वो कहते हैं कि इजरायल को और अमेरिकी सैन्य सहायता नहीं मिलनी चाहिए। सैंडर्स इजरायलियों के खुद की सुरक्षा करने के खिलाफ हैं, चाहे वो लेबनान हो, ईरान हो या यहूदिया और सामरिया। और वो क्या करते हैं? एक यहूदी के तौर पर वो झूठे आंकड़े साझा करते हैं जो शायद यूएन के आंकड़े हैं और दावा करते हैं कि इजरायल बार बार पीए के तहत अरबों और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है। आंकड़े फर्जी हैं और जाहिर है वो आईडीएफ सैनिकों द्वारा आतंकवादियों को मारने को भी उन अरबों की मौत में शामिल कर लेते हैं। वो आतंकवादियों के खिलाफ जरूरी आत्मरक्षा और दूसरों की मौत के बीच बिल्कुल भी फर्क नहीं करते। सेनेटर सैंडर्स, आपको शर्म आनी चाहिए। शायद आपने कुछ को अपने एक यहूदी के तौर पर भाषणों, लेखों और ट्वीट से बहकाया हो या सहानुभूति बटोरी हो। दुनिया भर में जिनकी नैतिकता मजबूत है, वे अच्छाई और बुराई में फर्क समझते हैं, चाहे वे यहूदी हों या गैर यहूदी। वे इजराइल के अधिकार और उसकी सेना द्वारा लोगों की रक्षा के हक को समझते हैं। वे समझते हैं कि आईडीएफ सटीक हथियारों का इस्तेमाल करता है, जबकि ईरान जैसे अन्य देश क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करते हैं ताकि जितना संभव हो सके उतने आम नागरिकों को मार सकें। क्या आप फर्क देख रहे हैं? सेनेटर सैंडर्स, आप अपना एक यहूदी होने वाला कार्ड खेल रहे हैं। मुझे बस कहना है कि शर्म आनी चाहिए। मैं उत्सुक हूं कि बर्नी सैंडर्स इस पर चर्चा करेंगे या नहीं। वॉशिंगटन फ्री बीकन ने बताया कि अमेरिकी विदेश विभाग ने कांग्रेस को एक गोपनीय रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया है कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसका वित्त पोषण करता है और आतंकवादियों को वेतन भी देता है। यहां हम पीए के पे टू स्ले कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, जिसमें आतंकवादियों को यहूदियों की हत्या की संख्या के आधार पर वेतन मिलता है। जितना ज्यादा कत्लेआम, उतना ज्यादा पैसा उन्हें और उनके परिवारों को मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट डिपार्टमेंट की जांच से साफ है कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने अमेरिका और यूरोपीय सरकारों से किए कई वादों का उल्लंघन किया है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के चेयरमैन महमूद अब्बास ने 2025 में पे टू स्ले कार्यक्रम रद्द करने की घोषणा की। असलियत में पीए ने सैकड़ों मिलियन डॉलर एक नई स्थापित कल्याण प्राधिकरण के माध्यम से ट्रांसफर करना जारी रखा, जो अब आतंकवादियों और उनके परिवारों को भुगतान के लिए माध्यम के रूप में काम करता है। ये निष्कर्ष गाजा संघर्ष विराम शुरू होने के 6 महीने बाद और पीए द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को सुधार व पे टू स्ले कार्यक्रम रोकने की प्रतिबद्धता देने के बाद सामने आए हैं, जिससे गाजा पट्टी में पीए को शासन का व्यवहार्य विकल्प माना गया। विदेश विभाग की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पीए ने इन प्रतिबद्धताओं का जानबूझकर उल्लंघन किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि आतंकवादियों को वेतन देने के साथ पीए अपने शिक्षा तंत्र, सोशल मीडिया और मीडिया आउटलेट्स के जरिए लगातार उकसावे और हिंसा का महिमामंडन करता है। रिपोर्ट बताती है कि शैक्षिक सामग्री व ग्रीष्मकालीन शिविरों से बच्चों में जिहादी विचारधारा भरकर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ये भी बताती है कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण संयुक्त राष्ट्र में तथाकथित फिलिस्तीनी राज्य स्थापित करने के लिए एक तरफा कदम उठाकर ओस्लो समझौतों का सीधा उल्लंघन कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों में कानूनी कार्रवाई करके, जो दोनों ही ओस्लो समझौते के तहत स्पष्ट रूप से निषिद्ध हैं। ये बताता है कि वरिष्ठ पीए अधिकारियों ने अब्राहम समझौतों के विस्तार को रोकने, बहिष्कार का समर्थन करने और इजराइल को अलग थलग करने के प्रयास की। वैश्विक मंच पर ऐसे कदम जो पीए की सद्भावना की कमी को उजागर करते हैं। इन गतिविधियों के चलते स्टेट डिपार्टमेंट ने वरिष्ठ पीए अधिकारियों को पिछले सितंबर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने से रोका। हमें ये सारी जानकारी रेगाविम संगठन की वजह से मिली है। रेगाविम ने कहा कि पीए एक आतंकवादी इकाई है जो दशकों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को धोखा दे रही है।
कांग्रेस को सौंपी गई रिपोर्ट पीए की विश्वासघात की लंबी श्रृंखला का हिस्सा है। हाल के वर्षों में जमा हुए खुलासों की श्रृंखला में ये एक और कड़ी है। सूट बूट टाई और राष्ट्रपति ट्रंप से किए गए खोखले वादों के पीछे महमूद अब्बास सैकड़ों मिलियन डॉलर से हत्या की मशीनरी को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। इजराइल को हमारी सुरक्षा के लिए आतंकवादियों को ठेकेदारों की तरह इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए। जो संस्था बच्चों को जिहाद व समर कैंप के लिए प्रशिक्षित करती है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजराइल को लगातार घेरती है और बार-बार अब्राहम समझौतों को कमजोर करती है, वो हर मायने में दुश्मन है। इजरायली सरकार जिसने ईरान में यह दिखा दिया है कि वो अपने दुश्मनों का सामना करना जानती है, उसे हमारे दरवाजे के ठीक पास हमारी अस्तित्व को कमजोर करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, पीए को जाना ही होगा। पीए आतंकवादियों को यहूदियों की हत्या के लिए पैसे देता है और शांति में रुचि नहीं रखता। वो सिर्फ इजराइल को चरणों में नष्ट करने की कोशिश करता है। आखिर कब हम कहेंगे कि अब बहुत हो गया और इन आतंकवादियों व सूटधारियों को वैधता देना रोकेंगे? ये बहुत समय से चल रहा है, बहुत ज्यादा समय से। अब बहुत हो गया। आगे बढ़ते हैं। हज़ालत जुडिया और समेरिया, जिसे रेस्क्यूअर्स विदाउट बॉर्डर्स भी कहा जाता है, ने रिपोर्ट किया कि शनिवार सुबह शब्बात के दिन करीब 7 बजे दूमा के अरब दंगाइयों ने गिवोट डेविड फार्म के एक यहूदी चरवाहे पर हमला किया। चराई के इलाकों में डंडों और पत्थरों से हमला किया गया। उसे खोपड़ी में फ्रैक्चर के साथ शाह राइट सेडेक अस्पताल ले जाया गया। अरबों द्वारा हमला किए जाने के बाद डेविड की ये डरावनी तस्वीर देखें, जिसका एकमात्र अपराध यहूदी होना और अपने झुंड की देखभाल करते हुए सामरिया में होना था। दूमा इलाके में एक अलग घटना में लगभग 9:40 बजे एक अरब ने जानबूझकर एक रेंजर वाहन को टक्कर मार दी। ये एक एटीवी जैसा है। मिक्तम लेदाविद फार्म के मालिक जल्दी में चरवाहे की मदद करने जा रहे थे जब उन्होंने देखा कुछ लोग उसके पास आ रहे हैं। टक्कर में ड्राइवर के सिर पर विंडशील्ड से चोट लगी, लेकिन फार्म की सुरक्षा के लिए उसने वहां से न हटने का फैसला किया। दोस्तों, आपने फोटो देखी? ये बेहद परेशान करने वाली है। कैसे खेतों में चरवाही कर रहे यहूदियों पर हमला किया जाता है। अब मुख्य धारा की मीडिया में किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने नहीं देखा कि संयुक्त राष्ट्र ने इस पर ध्यान दिया हो। मैंने नहीं देखा कि किसी भी एनजीओ ने इसकी निंदा की हो। मैंने शीर्ष सुर्खियां नहीं देखी, यहां तक कि इजरायली मीडिया स्रोतों में भी नहीं, जिसमें यह तस्वीर दिखाई गई हो जो हमने आपको अभी दिखाई, उस यहूदी चरवाहे की जिसे हमला किया गया था। सिर्फ कथित बसने वालों की हिंसा कहे जाने वाले मामलों में जब कोई यहूदी प्रतिक्रिया करता है, चाहे आत्मरक्षा में ही क्यों ना हो, वही खबरें फ्रंट पेज की सुर्खियां बनती हैं। मीडिया और विश्व समुदाय में जुनून दिखता है, लेकिन जब कोई यहूदी घायल होता है तो सब चुप हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि यहूदी पीड़ित बने, फिर भी उनके लिए चुप्पी रहती है। इस तथ्य के अलावा कि ये सज्जन घायल हुए, भगवान का शुक्र है वे ठीक हो जाएंगे। मैं उन लोगों की पाखंडता बताना चाहता था जो कथित बसने वालों की हिंसा पर जुनूनी चर्चा करते हैं। लेकिन जब एक यहूदी घायल होता है तो जैसा कि मैंने कहा, पूरी तरह से चुप्पी छा जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री बेत्ज़ाल स्मोट्रिच इस हफ्ते यहूदा, सामरिया और गाजा को लेकर फिर खबरों में रहे। स्मोट्रिच निश्चित रूप से रक्षा मंत्रालय में भी एक मंत्री की भूमिका निभाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के समारोह के दौरान सामरिया की ब्रुखिन समुदाय में स्मोट्रिच ने कहा कि इजराइल गूश कटीव समुदायों के ब्लॉक में वापस लौटेगा। अगर याद हो, इजराइल ने सभी यहूदी समुदायों को नष्ट किया था। हमारी सरकार ने 2005 के निष्कासन के तहत गाजा में यह किया था और उन समुदायों से सभी 9,000 इजरायली निवासियों को बाहर निकाल लिया था। अब हमें उस विनाशकारी गलती से क्या मिला? हमें 7 अक्टूबर का नरसंहार मिला। इजराइल का अब गाजा में कोई सैन्य या नागरिक उपस्थिति नहीं थी। हमास ने नियंत्रण संभाला और अपनी सारी ऊर्जा, समय और संसाधन 7 अक्टूबर की योजना में लगाए। अब स्मोट्रिच की बात करें तो उन्होंने इजराइल की वर्तमान सरकार की सराहना की कि उन्होंने यहूदा और सामरिया में कम से कम 100 नए यहूदी समुदायों की घोषणा करके एक सच्चे क्रांति का नेतृत्व किया। हम इस शो में पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं। याद रहे, 2005 में सरकार ने उत्तरी सामरिया के 4 यहूदी समुदायों को हटा दिया था। वे समुदाय फिर से स्थापित हो रहे हैं और हम कुछ ही मिनटों में इस पर विस्तार से बात करेंगे।
स्मोट्रिच ने कहा कि उन समुदायों की पुनःस्थापना निष्कासन के अन्याय का ऐतिहासिक सुधार है। उन्होंने कहा, हम अपने घर लौट आए हैं और इस बार हमेशा के लिए। स्मोट्रिच ने कहा, और जैसे हम उत्तरी सामरिया लौटे हैं, वैसे ही हम गूश कटीफ भी लौटेंगे। वो गाजा में है। उन्होंने भविष्यवक्ता यिर्मयाहू और इजराइल के अपनी भूमि पर लौटने की उनकी भविष्यवाणी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, अब सामरिया में सांत्वना की भविष्यवाणियां सपना नहीं, बल्कि खिड़की से दिखने वाला दृश्य हैं। भविष्यवाणियां अब क्रेनों और ट्रैक्टरों में, कृषि और घरों में और गलियों में खेलते लड़कों और लड़कियों में आकार ले रही हैं। मुझे उम्मीद है मंत्री स्मोट्रिच सही है। पता नहीं इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन कोई वजह नहीं कि अरब गाजा में रहें और यहूदी नहीं। मैं हमेशा उन लोगों का विरोध करता हूं जो कहते हैं कि यहूदिया और सामरिया में सिर्फ अरब रह सकते हैं। कोई भी वजह नहीं है कि अरब यहूदिया में रह सकते हैं और यहूदी नहीं। ये तो नस्लवाद है, इसका कोई अर्थ नहीं। जैसा कि मैंने बताया, इस हफ्ते एक ऐतिहासिक घोषणा हुई है। 21 साल बाद घनीम और कदीम की यहूदी बस्तियां, जिन्हें हमारी अपनी सरकार ने 2005 में ध्वस्त कर दिया था, इस गर्मी में फिर से बसाई जाएंगी। ये बहुत अच्छी खबर है। ये घोषणा स्मोट्रिच और रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज के नेतृत्व में कैबिनेट के फैसले के बाद हुई। ये घोषणा कुछ दिन बाद आई है जब इजरायली नागरिक सानूर समुदाय में लौटे, जिसे उत्तरी सामरिया में डिसएंगेजमेंट के दौरान खाली कराया गया था। मैं डिसएंगेजमेंट शब्द नहीं पसंद करता, क्योंकि इससे लगता है कि वहां के लोग अपनी इच्छा से शांति के लिए चले गए। सरकार ने उन इलाकों को छोड़ दिया, लेकिन यह पूरा विचार कि किसी तरह की बाड़ या दीवार के इस तरफ यहूदी और उस तरफ अरब होंगे काम नहीं करता। हमने 7 अक्टूबर को देखा जब बाड़ों को तोड़ दिया गया था। इजराइल के अंदर यह सोच कि हम यहां हैं और वे वहां हैं बिल्कुल भी सही साबित नहीं होती। माफ कीजिए, मैं विषय से भटक गया। असल मुद्दा है कि इजराइल फिर उत्तरी सामरिया लौट रहा है, जो पूरे देश के लिए अच्छी खबर है। पिछले गुरुवार सामरिया में अरब आतंकवादियों द्वारा कार पर पत्थर फेंकने से एक 4 साल के इजरायली बच्चे को हल्की चोट आई। भगवान का शुक्र है चोटें हल्की थीं, ये और भी बुरा हो सकता था। अरबों की पत्थरबाजी जानलेवा हो सकती है। पहले भी यहूदी बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की इससे मौत हो चुकी है। रेस्क्यूअर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन की इस डरावनी तस्वीर को देखिए। क्या आप उस हकीकत की कल्पना कर सकते हैं? अगर आप मान लीजिए न्यू जर्सी इलाके में रहते हैं, आप गार्डन स्टेट पार्कवे पर हैं और कोई आपकी कार पर बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा है। उस विंडशील्ड में बने उस छेद के आकार को देखिए। ये लगभग 40 सालों से, अगर उससे भी ज्यादा नहीं, चल रहा है। ये पागलपन है कि हम इसे रोकने के लिए कोई निवारक व्यवस्था नहीं बना पाए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है एक दिन ये जरूर रुकेगा। हमें बस ये तय करना है कि अब बहुत हो गया। पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि टेनेसी राज्य में एक बिल पास हुआ है जिसमें वेस्ट बैंक के बजाय जूडिया और समारिया शब्द राज्य दस्तावेजों में इस्तेमाल होंगे। न्यूयॉर्क फॉरवर्ड के मुताबिक टेनेसी के गवर्नर बिल ली के इस बिल को कानून बनाने की संभावना है, जिससे ये नियम राज्य की शैक्षिक सामग्री, जिनमें पाठ्यपुस्तकें और पाठ्यक्रम विवरण शामिल हैं, पर लागू होगा। बिल के अनुसार वेस्ट बैंक शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर जूडिया और समारिया की यहूदी पहचान को मिटाने और यहूदी लोगों के भूमि से गहरे ऐतिहासिक, धार्मिक और कानूनी संबंधों को छुपाने का प्रयास है। अब अगर आप में से किसी ने पिछले हफ्ते का शो देखा और समय निकालकर गवर्नर ली के कार्यालय में फोन किया, उन्हें बिल को कानून के रूप में साइन करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो बहुत अच्छा काम किया। इस साल ऐसा कानून पेश करने वाले राज्यों में अल्बामा, एरिजोना, फ्लोरिडा, ओक्लाहोमा, यूटा और वेस्ट वर्जीनिया शामिल हैं। आशा है आगे और राज्य ऐसे कानून बनाएंगे। दोस्तों, ये 2000 सालों तक जुडिया और समरिया था। ये 1949 से 1967 तक जॉर्डन के इस क्षेत्र पर अवैध कब्जे के दौरान वेस्ट बैंक बन गया था। आइए दुष्प्रचारकों को जीत न दें, ये दिखाकर कि हमारी पैतृक बाइबल भूमि किसी तरह जॉर्डन का वेस्ट बैंक है। आज की जुडियोकेशन यहीं समाप्त होती है। मैं जॉश हैस्टन, जेएनएस न्यूज संवाददाता हूं। मैं जेएनएस टीवी की टीम, प्रोड्यूसर बारबरा खमानोव, इंजीनियर आन वोगलांटर, जैक सिकरमैन, रायन लिफ्शिट्स, स्टेशन मैनेजर यूरी स्वेत्स्की और वीडियो एडिटर ओल्गा सेनाटोव का धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुनिश्चित करें कि आप जेएनएस टीवी पर जाएं, जहां आपको सभी शानदार कंटेंट मिलेंगे। सब्सक्राइब करें, सुपर थैंक्स दें
और jns.org पर इजराइल, मध्य पूर्व व यहूदी जगत की ताज़ा खबरें पाएं। सभी को शानदार सप्ताह की शुभकामनाएं। हम अगले हफ्ते फिर यहीं JNS टीवी पर जुडियोकेशन में मिलेंगे।